तो बोला 10,000 10,000 10,000 जमा करेंगे, बताइए ना 5 साल बाद कितना बन जाएगा। सही बोला ना? थर्ड पर्सन, परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। क्या एग्जाम्पल था? अभी जैसे हम लोग को हर साल 10,000 रुपया चाहिए जिंदगी भर, उसके बदले आज क्या जमा करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हम लोग को 10,000 चाहिए 5 बार, उसके बदले क्या जमा करना पड़ेगा? परपेचुअल ग्रोथ। यस, क्या था? आज एक पैसा लगा रहे उस पर ब्याज मिलेगा, उसके ऊपर फिर ब्याज मिलेगा, ऐसे चलते हैं। नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं था, तुमने लैंग्वेज गलत यूज़ किया। ग्रोथ था, इंटरेस्ट नहीं था। वो था कि अपने सब कुछ अपने को पैसा मिलने वाला 1 साल बाद, फिर उसके बाद उससे 5% ज़्यादा, फिर उससे 5% ज़्यादा, फिर उससे 5% ज़्यादा। तो बताइए आज कितना जमा करेंगे? दैट 5% वॉज नॉट इंटरेस्ट, दैट वॉज ग्रोथ। आई टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है। और एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बोल दिया उसने, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। टोटल 6 चीज़ें। पर ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू करने के लिए अपने को क्या चाहिए? इंटरेस्ट रेट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट रेट। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 4 तरह का होता है। ठीक है। रिस्क फ्री रियल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट या रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, व्हाटएवर। इंटरेस्ट रेट में 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। इंटरेस्ट रेट में 3 कंपोनेंट्स है। जस्ट 1 सेकेंड। या इंटरेस्ट रेट में देयर आर 3 कंपोनेंट्स। दे आर, एक तो 4 और एक 5 और एक 3। 4 क्या है? रिस्क फ्री रियल रेट, जो एक रेट है वो खुद ही कंपोनेंट है, जो एक रेट है वो खुद ही। 5% क्या था? इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, वी कॉल इट इन्फ्लेशन प्रीमियम। और 3% क्या था? रिस्क प्रीमियम, रिस्क के बदले एक्स्ट्रा रिटर्न, रिस्क के बदले एक्स्ट्रा रिटर्न। तो 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट तो आएगा ही 4। 5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा तो नॉमिनल, नहीं आएगा तो रियल। 3 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा तो रिस्क एडजस्टेड, नहीं आएगा तो रिस्क फ्री। सही है? ओके, लेट्स राइट डाउन। Number 1, there are 6 targets. There are 6 targets in this chapter. There are 6 targets in this chapter. Dash, फटाफट। Target 1, present value of a single amount. Target 2, present value of an annuity. Target 3, future value of a single amount. Future value of a single amount. Target 4, future value of an annuity. Future value of an annuity. Target 5, present value of perpetuity. Perpetuity का स्पेलिंग PER, PETUITY। ठीक है ना? स्पेलिंग जो है PER PETUITY, perpetuity. Target 6, present value of perpetual growth stream. Present value of perpetual growth stream. Perpetual growth stream, STREAM. Present value of perpetual growth stream, STREAM. ठीक है?
ओके, तो रिवाइज करते समय मैंने ऑब्वियसली आज के क्लास में तो 6 का 6 होगा नहीं, हो सकता है एक भी नहीं, वो डिपेंड करता है। तो रिवाइज करते समय आप रुक के 6 के बारे में सोचोगे, क्या एग्जाम्पल सब बोले थे, तब जाके हुआ ना। रीडिंग करने तो फायदा है नहीं कुछ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, to achieve any of the targets, to achieve any of the targets, comma, we require interest rate. We require interest rate. Full stop. Interest rate is the price of money. इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, ये डिस्कस हुआ था ना। इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी एंड इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे मनी है, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है। एक्स एक्सिस पे मनी है, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ज़्यादा या कम? कम। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा। तो ये अपना 4% आया था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये अपना 4% आया था उस एग्जाम्पल में। ये 400 मिलियन या 300 था, सॉरी। ओके, ये मैंने इसलिए लिखा था जिससे कि आपको डिमांड सप्लाई डायलॉग नहीं लगे। यू कैन कॉपी दिस टेबल बगल में, यू कैन कॉपी दिस टेबल बगल में। फर्स्ट कॉलम इंटरेस्ट रेट, सेकंड कॉलम डिमांड, थर्ड कॉलम सप्लाई। डू इट फास्ट। फर्स्ट कॉलम इंटरेस्ट रेट, सेकंड कॉलम डिमांड, थर्ड कॉलम सप्लाई। तो जहाँ जहाँ इको का सिग्निफिकेंस है एफएम में, वहाँ वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा हिंट वहाँ यूज़ करता रहूँगा, जिससे कि ऑन द होल इको में भी फ़ायदा हो जाए। तो जो इकोनॉमिक्स पे चैप्टर होगा, मनी सप्लाई एंड बैंकिंग सिस्टम, वहाँ पे विल टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो 2% पे डिमांड इतना है, सप्लाई इतना है। 3% पे डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा। 4% पे लकीली बराबर हो गया, और 5% पे जाहिर है डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। तो 4% को बॉक्स पे डाले, वही इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट ना। ठीक है, बट इस डिस्कशन में प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट रेट बोलने से थोड़ी चलेगा। इंटरेस्ट रेट तो बहुत तरह का होता है, वो जो डिफरेंट तरह का होता है वो सीखे 4 तरह का होता है ना। एक होता है आरएफ रियल, एक होता है आरएफ नॉमिनल, एक होता है रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, एक होता है रिस्क एडजस्टेड रियल। केवल इंटरेस्ट रेट बोलने से चलेगा नहीं, यू हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 या 3, पॉइंट नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कि इंटरेस्ट रेट पे सर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है उससे 3 एरो, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट से 3 एरो। एकदम लेफ्ट साइड में आरएफ रियल, बीच में
इन्फ्लेशन प्रीमियम, राइट साइड में रिस्क प्रीमियम, RF रियल, इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम। RF रियल के नीचे opportunity cost for the sacrifice of current consumption, opportunity cost for the sacrifice of current consumption। ठीक है कि अपना पैसा हम क्यों फालतू में कहीं लगाएं, हम तो कंज्यूम कर सकते हैं, हम तभी लगाएंगे जब मेरे को कुछ मिलेगा। तो मैंने इसका फिगर ले लिया था 4% लेट, यानी 4 को इस्टेब्लिश्ड फिगर नहीं है, मन से लिया गया है, वो तो सम पे डिपेंड करेगा। लेट का मतलब बोलना चाह रहा हूँ मन से ले रहे हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम लिख दो, कॉम्पेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, कॉम्पेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, compensation for the expected loss of purchasing power, compensation for the expected loss of purchasing power। ठीक है, डायलॉग नहीं रहे, समझें कि सब वही रुपया से बाद में सामान खरीदने जाएंगे तो सामान कमती खरीद पाएंगे, यानी मनी का जो परचेजिंग पावर है गिर जाएगा। और हमको पता है तो क्यों पैसा अपना दें, इससे बढ़िया मुझसे 5% एक्स्ट्रा मांगेंगे ना, जिससे कल के दिन इन्फ्लेशन हो जाए तो वो मेरे को 5% एक्स्ट्रा दिया, चीज़ों का दाम 5% बढ़ा, आई एम स्टिल एबल टू बाय दोज गुड्स। सिंपल, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट डायलॉग्स गोइंग ऑन, इट्स अंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन। ठीक है ना। डैश 5% लेट, और रिस्क प्रीमियम में कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर बियरिंग रिस्क, कॉम्पेंसेशन फॉर बियरिंग रिस्क। ठीक है, फाइनेंस का सब्जेक्ट अज्यूम करता है कि ऑल ऑफ अस आर रिस्क एवर्स, आपने सब जन रिस्क को हेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हालत में कोई रिस्क लेने तैयार नहीं है अनलेस एंड अनटिल रिटर्न उतना ही मिले कि ज़्यादा मिले, ज़्यादा, जितना ज़्यादा वही तो रिस्क प्रीमियम है। तो नोबडी सेइंग दैट आप रिस्क मत लो, ले लेंगे रिस्क, पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो ही लेंगे, वरना क्यों लेंगे। ठीक है, रिस्क प्रीमियम, कॉम्पेंसेशन फॉर बियरिंग रिस्क, डैश देके इक्वल टू 3% लेट, इक्वल टू 3% लेट। ठीक है, डिसाइड हुआ कि जो 4% है वो तो आएगा ही। ठीक है, ये जो 4% है ये तो आना ही है, ये वाला मे बी और लास्ट वाला भी मे बी। कभी कभी कुछ अपने इनफॉर्मल लिखते हैं, अगर आप तुरंत रिवीजन कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। तो मैंने लेफ्ट वाले को टिक किया है और बाकी दोनों को बोला है मे बी। मे बी मतलब 5 जरूरी नहीं है लेना पड़ेगा, मे बी लेंगे मे बी नहीं लेंगे, और 3 भी जरूरी नहीं, पर 4 जरूरी है। ठीक है, तो वो टिक किया हुआ और मे बी लिखा हुआ, अब कोई 2.5 महीने बाद खोलेगा तो याद थोड़ी है क्या बोलना चाह रहे थे। तो इट्स प्रिज्यूम दैट यू विल बी रिवाइजिंग बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सो दैट आपको तुरंत याद आ जाए हाँ यार ये तो सही है बोले थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट में पॉइंट नंबर ए, 5 का ए, इफ यू आर पुटिंग मनी, देखो इफ यू आर पुटिंग मनी समवेयर, if you are putting money somewhere, if you are putting money somewhere where you will not suffer inflation, you will not suffer inflation, आप इन्फ्लेशन नहीं सहने वाले हो, you will not suffer inflation, and you are not bearing risk, you are not bearing risk, you are not bearing risk, dash
डैश देके यू रिक्वायर RF रियल, you require RF real equal to 4%, equal to 4%. Is it okay language? कहीं ऐसा पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं सहने वाले हैं. इन्फ्लेशन क्यों नहीं सहने वाले? दो कारण. या तो इन्फ्लेशन है ही नहीं सर, और अगर है तो अगला पार्टी बोला है वो अलग से देगा जितना भी इन्फ्लेशन होगा. ठीक है, वो अलग से देगा, बोले उसका हिसाब अलग होगा, छोड़ना तुम उसको भूल के बता. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपने रिस्क फ्री रियल रेट. ठीक है, सुनना प्लीज. इस इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है बाजार में TIPS, T फॉर ट्रेजरी, IP फॉर इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. अपने आप लिखा दूंगा, डो नॉट रश इन राइटिंग, वेट प्लीज. T फॉर ट्रेजरी, ट्रेजरी माने गवर्नमेंट, ट्रेजरी माने गवर्नमेंट, तो क्या गया? रिस्क गया. इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट मैं हूं, तुम मेरे को पैसा दो, मारने का तो डर है ही नहीं. उसके अलावा इन्फ्लेशन का चिंता मत करो, जो भी इन्फ्लेशन हुआ हम तुमको उतना अमाउंट अलग से देंगे. तो उसको भूल के बताओ कितना चाहिए. तुमने बोला 4, बिकॉज तुम एक ही चीज़ तो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या? कंजम्पशन. और क्या चीज़ के बदले चाहिए? समझ गया? तो लिख देना एग्जाम्पल ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी. एग्जाम्पल है ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, ब्रैकेट टिप्स, TIPS, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, ब्रैकेट टिप्स. इज इट ओके? आई होप इट्स ओके. कौन से वर्ड से पता चला रिस्क नहीं है? ट्रेजरी से पता चला रिस्क नहीं है, बिकॉज ट्रेजरी माने गवर्नमेंट. और कौन से वर्ड से पता चला कि इन्फ्लेशन नहीं चाहिए? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. वो बोल रहे हैं ना यार, उसका चिंता मत कर, तुम अलग से बता रहा, उसका चिंता मत कर, वो अलग से मिलेगा तेरे को. 6 हुआ तो 6 मिलेगा ज़्यादा, 8 हुआ तो 8 मिलेगा, इन्फ्लेशन 2 हुआ तो 2 मिलेगा, तो उसका बात मत करो, अलग से बताओ. ठीक है, तो दैट वे. नेक्स्ट 5B की 4B. B, इफ यू आर पुटिंग मनी somewhere, if you are putting money somewhere where there is no risk, पैसा डूबेगा नहीं. यानी आप ठीक से सोच रहे हो तो ट्रेजरी या नॉन ट्रेजरी? where there is no risk बोला तो ट्रेजरी का बात करो कि नॉन ट्रेजरी? ट्रेजरी. where there is no risk, ठीक है, but you will suffer inflation. where there is no risk, ओके, लैंग्वेज था. यू आर पुटिंग मनी समवेयर वेयर देयर इज नो रिस्क, पैसा डूबेगा नहीं, बट यू विल सफर इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन हुआ तेरे को सहना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. वेयर देयर इज नो रिस्क बट यू विल सफर इन्फ्लेशन. ठीक है, डैश RF नॉमिनल, सॉरी लैंग्वेज क्या था? यू रिक्वायर क्या? हाँ लैंग्वेज है यू रिक्वायर डैश RF नॉमिनल, you require RF nominal equal to 5 plus 3, sorry 5, 4 plus 5 equal to 4 plus 5 9%, 4 plus 5 9%. सही है? 4 plus 5 9%. एग्जाम्पल ट्रेजरी सिक्योरिटी, ट्रेजरी सिक्योरिटी. तो कंफ्यूज मत होना. अगर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है तो एक स्पेशल चीज़ है, तो चिल्ला के बोलना पड़ता है, रिमेंबर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन. अगर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं है तो नॉर्मल चीज़ है, तो चिल्ला के बोलना नहीं पड़ता है. तो व्हेन समबडी सेइंग ट्रेजरी सिक्योरिटी, तो यू कैन आर्ग्यू कि सर लिखा ही नहीं है उस पर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है कि नहीं है. क्यों लिखेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मल चीज़ें लिखी जाती है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन करने आए हो, मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो ये हाईलाइट कर रहा है दिस इज अ ट्यूशन वेयर फीस इज चार्ज्ड. अंडरस्टैंडिंग? स्टुपिडिटी थोड़ी बात हो रहा है. जो नॉर्मल चीज़ है वो हाईलाइट नहीं की जाती है, जो एबनॉर्मल चीज़ है वो हाईलाइट. तो समबडी इज टीचिंग अ बैच विदाउट एनी ट्यूशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट दिस इज अ ट्यूशन वेयर फीस इज नॉट चार्ज्ड. अंडरस्टैंड प्लीज, बिकॉज ये डाउट आएगा ना, ट्रेजरी सिक्योरिटी सा लिखा हुआ थोड़ी था यार, नहीं लिखा हुआ था, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं है, वो बोलेगा नहीं. समझ गए टोन? नेक्स्ट नंबर C, पॉइंट नंबर C, यू आर पुटिंग मनी समवेयर
You are putting money somewhere where there is risk. You are putting money somewhere where there is risk. पैसा डूब सकता है. Where there is risk. And you are also going to suffer inflation. You are also going to suffer inflation. You are also going to suffer inflation. Inflation हुआ वो भी तुम सहने वाले हो. और एट द सेम टाइम पैसा भी डूब सकता है. कॉमा यू रिक्वायर क्या? ऑब्वियस रिस्क फ्री रेट की रिस्क एडजस्टेड रेट, रिस्क एडजस्टेड और रियल रेट की नॉमिनल रेट. नॉमिनल. यू रिक्वायर रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल. यू रिक्वायर रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट. यू रिक्वायर रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट इक्वल टू 4 + 5 + 3. 4 चाहिए बिकॉज कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हैं. 5 चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन सहने वाले हैं. 3 चाहिए बिकॉज रिस्क है पैसा डूबने का. इक्वल टू व्हाट? 12%. एग्जाम्पल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी. एग्जाम्पल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी. कॉर्पोरेट सिक्योरिटी. लास्ट वाला नंबर डी. यू आर पुटिंग मनी समवेयर. You are putting money somewhere. You are putting money somewhere where? You are putting money somewhere where there is risk. पैसा डूब सकता है. But you are not going to suffer inflation. 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 Comma, you require. क्या रिस्क फ्री या रिस्क एडजस्टेड? रिस्क एडजस्टेड बट नॉमिनल की रियल. रियल. यू रिक्वायर रिस्क एडजस्टेड रियल रेट. यू रिक्वायर रिस्क एडजस्टेड रियल रेट. रिस्क एडजस्टेड रियल रेट इक्वल टू 4 + 3 7%. 7%. तो ये चीज़ जो नॉलेज हुआ पॉइंट नंबर 4 में, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट में काम आता रहेगा हर जगह. ठीक है कि यार क्या रिटर्न मांगे, 5 ले कि नहीं, 3 ले कि नहीं. ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस काम आएगा. वेरी फंडामेंटल स्टफ. ठीक है. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में वो बता रहा हूँ जो पहले लिखाना चाहिए था पर जानबूझ के बाद में लिखा रहा हूँ. एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपने लिखे नहीं, जो बोला था वो था 1 + I. क्या 1 + I के बारे में डिस्कस किए थे, मैंने लिखवाया नहीं. आई डिक्टेट एवरीथिंग इन क्लास, यू डोंट हैव टू वरी. ठीक है, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं. एक मिनट, उसका एग्जाम्पल नहीं लिखेगा? हाँ, इस एग्जाम्पल क्या होगा डी वाले का, 5D का? CIPS क्या फुल फॉर्म? कॉर्पोरेट इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी. लिख देना एग्जाम्पल SIPS. छोटा लिखे चलेगा. CIPS एग्जाम्पल SIPS. CIPS कॉर्पोरेट इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी. ठीक है, पर ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बिकॉज कॉर्पोरेट अगर पैसा मार सकता है तो इन्फ्लेशन का वादा क्या ही का वादा. वो जो बोला हम तेरे को इन्फ्लेशन से बचा लेंगे, यार तुम पैसा ही मेरा मार लेगा तो इन्फ्लेशन से क्या बचाएगा. तो करने को कंप्लीट करना पड़ा. चौथा, बट SIPS इज लाइक नॉट कॉमन. पीपल डोंट कंसिडर द प्रॉमिस. एक कॉर्पोरेट चिल्ला के बोल रहे हैं ना, हम आपको इन्फ्लेशन जितना होगा उतना भी एक्स्ट्रा देंगे. बोला चुप बैठ. ठीक है, कोई सेंस नहीं है. तो जो पॉपुलर होता है वो फर्स्ट 3 ही होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सिक्योरिटी वाइज. खैर, तो पॉइंट नंबर कौन सा मैं एंटर किए? 5. पॉइंट नंबर 5 में मैं 1 + I के पीछे पढ़ने वाला हूँ. ओके, 2 तरह से. एक तो उस तरह से जैसे तुम लोग से पूछा था कि 1 + I का मतलब क्या होता है. एनीबडी, 1 + I का मतलब क्या है? 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू. 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, मतलब 1 + I का पता चल गया. काम क्या आता है? कोई भी चीज़ को आगे भेजना है, आगे, तो 1 + I से मल्टीप्लाइड. कोई भी चीज़ को पीछे टानना है तो 1 + I से डिवाइड. वेरी वेरी फंडामेंटल.
द TVM चैप्टर इज दिस ओनली. 1 + i से मल्टीप्लाई, 1 + i से क्या डिवाइड. इट्स एकदम फंडामेंटल स्टफ. 1 + i. ठीक है. तो अपना 4 1 + i आ गया. 4a में आया 4.04, 4b में आया 1.07, 1.09, 4c में आया 1.12 और 4d में आया 1.07. नाउ फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन, 4a को छोड़ के 4b, 4c, 4d तीनों रॉन्ग है. 4b, 4c, 4d तीनों रॉन्ग है. तीनों अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है. तीनों अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है. रियल लाइफ में देर इज अ डिबेट बिटवीन सिंप्लिसिटी वर्सेस एक्यूरेसी. सिंप्लिसिटी वर्सेस एक्यूरेसी. सिंप्लिसिटी लोगों को अच्छा लगता है, यह देख एकदम आसान है, ठीक है. एक्यूरेसी भी लोगों को पसंद है, एक्यूरेट. दोनों में डिबेट होते हैं. तो ये डिबेट अब यहाँ चालू हुआ. सुनना ठीक से. तुम 100 रुपया के बदले 104 मांग रहा था, याद है. तुम 100 रुपया के बदले 104 मांग रहा था. फिर तुमको ध्यान आया नहीं सर इन्फ्लेशन भी होने वाला है, तो 5% और चाहिए. 104 पे, 100 पे नहीं. किस पे? 104 पे. जो 5% चाहिए वो 104 पे चाहिए, 100 पे नहीं. और हमने 5% को सीधा 4 + 5 9 कर दिया. 4% मैंने 4% ऑफ 100 4, 5 ऐड किया मैंने 5% ऑफ 100 5, मतलब गड़बड़ हो गया. 5% ऑफ 4, 20 पैसा कमती लिए. सेकेंड आंसर शुड हैव बीन 9.2. 4 का बी क्या लिखा है? 9 लिखा है ना. इट शुड बी 9.2. एक मिनट डिस्कस हो रहा है, काटो मत. बिकॉज जो लिखा हुआ है वो किसका इज्जत किया है, एक्यूरेसी या सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी. जब बोलेंगे रियल रेट 4%, इन्फ्लेशन 5%, बताओ नॉमिनल रेट कितना, तो मन से निकलता है क्या? 9. रियल रेट 4, इन्फ्लेशन 5, तो मन से क्या निकलता है? नॉमिनल रेट 9. तो मन का भी तो एक इज्जत है, माने फीलिंग्स का. तो 9%. बट एग्जामिनेशन इज अबाउट एक्यूरेसी ऑल्सो. तो बिकॉज ऑफ विच यू नीड टू नो बोथ. और कब कहाँ यूज़ करना है वो बता दूंगा. कहाँ पे 9 यूज़ करना है, कहाँ पे 9.2 आई विल टेल. पहले जान तो ले. तो 9.2 निकालने का तरीका सुनना. 1 रुपये के बदले 1.04 चाहिए. 1.04 के ऊपर 5% और चाहिए, तो 1.04 इंटू 1.09. 1 रुपये के बदले 1.04 चाहिए, 1.04 पे 5% और चाहिए, तो 1.04 इंटू 1.09. कैलसी प्लीज. 1 इंटू 1.09. जिनके पास कैलसी है, कैलकुलेटर वाइज बोलना भूल गया. कैलकुलेटर वाइज 1 मिनट डाइवर्ट कर रहे हैं. कैलकुलेटर जो सीपीटी में यूज़ करते थे, ठीक है, क्या पता वही आईपीसीसी में काम आ जाएगा. सीएसएफटी, एफएम, सीएमए सबका बात हो रहा है. कैलकुलेटर कौन सा काम आएगा वो अभी जज हो जाएगा. मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कैलकुलेशन करो और वो तुम्हारे कैलकुलेटर में हो रहा है क्या. डाइवर्ट कर एक बार, बिकॉज कैलकुलेटर का याद आ गया मेरे को. मैं जो बोल रहा हूँ वो करना. प्लीज़ डू दिस कैलकुलेशन फॉर मी. सुनना क्या? 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 5 बार. और बताओ स्क्रीन पे क्या आया? 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू 5 बार टीपो और बताओ स्क्रीन पे क्या आया? ये 0.6209. ये आया क्या? 0.6209. जिनके पास भी कैलकुलेटर उनका ये आया क्या? कोई एक्सेप्शन प्लीज. यस, क्या आया तुम्हारा? चेंज नहीं हो रहा है. 69. तो तुम आगे एक बार ज़्यादा कम से टिप दी है. 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 5 बार. चेंज हो रहा है करने से. वॉट एवर इट इज 0.6209 एक बार आया बाकी लोग का. और एक बार प्रेस करो GT. 3.79 क्या बोले? 0.7. तो यही वाला कैलकुलेटर चाहिए मेरे को क्लास में और एग्जाम में, जिसमें ये आ रहा है. ठीक है. तो अगर किसी का नहीं आ रहा है तो मेरे को शो कर सकता है. हो सकता है कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप, और या फिर कुछ और कैलकुलेटर है वो जो मैनेज तो हो जाएगा मेमोरी फेमरी लगा के, बट उस पर और तकलीफ हो जाएगा.
तो बेटर है सीधा टेस्ट क्या है कैलकुलेटर का, एक कैलकुलेटर जिसके स्क्रीन पे GT लिखा रहे ग्रैंड टोटल, एंड एट द सेम टाइम जिसमें ये करने से 1/1.1 इक्वल टू करने से ये आ जाए. वी नीड दिस कैलकुलेटर फॉर द क्लास. समझ गया? एंड इट वुड बी हेल्पफुल टू यू फॉर ऑल फाइनेंस का स्टडी, CA फाइनल वगैरह में भी सब में काम आएगा. सही है? जिसका नहीं आया वो अभी मेरे को दिखा दे, पर अगर GT का बटन ही नहीं है तो प्लीज़ वी विल नॉट टैकल विद दैट कैलकुलेटर. या किसी कैलकुलेटर में 1/1.1 इक्वल टू करने से चेंज नहीं होता ना चेंज. हाँ, तो चेंज नहीं हो रहा है ना. हाँ, तो चेंज नहीं हो रहा है तो वो वाला कैलकुलेटर काम का नहीं है. ठीक है? उसमें फिर उल्टा पुल्टा तरीका लगाना पड़ेगा. उतना उल्टा पुल्टा तरीका लगाएंगे तब तक सब रॉन्ग हो जाएगा. समझ गया? तो वी नीड दिस कैलकुलेटर. ओके, खैर कमिंग बैक टू द स्टफ, आई वॉज टेलिंग यू टू डू समथिंग. 1.04 इंटू 1.05 कैल्सी में कीजिए. बताइए क्या आया? 1.04 इंटू 1.05 1.092. 1.092 का मतलब तुम लोग बोला था कि ₹1 का फ्यूचर वैल्यू, ₹1 का 1.092 से 9.2% का फीलिंग आ रहा है. बिकॉज 1.092 इज 1 प्लस 0.092 ना, एंड इट इज 1 प्लस 9.2 बाय 100 ना, बचपन वाला. यानी व्हाट इज इट? 9.2%. ठीक है? तो अपने क्या करते हैं, एग्जैक्ट निकालने का तरीका है 1.04, अभी लिखना मत, इंटू 1.05 माइनस 1 क्यों हटा रहे? बिकॉज ₹1 तो प्रिंसिपल है. ₹1 तो प्रिंसिपल, ₹1 हटाएंगे तब तो ब्याज आएगा. 4 का C देखो, 4 का C में क्या क्या यूज हुआ था? 4, 5 और 3. 4, 5 और 3. उसका मैथ्स क्या होगा? बोलना कोई. 1.04 इंटू 1.05 इंटू 1.03 द होल थिंग माइनस 1. जिनके पास कैल्सी है प्लीज करें. 1.04 इंटू 1.05 इंटू 1.03 द होल थिंग माइनस 1. क्या? 0.12476 यानी 12.476%. 12.476% है तो ₹1 के हिसाब से ना ₹100 परसेंट होता है, पर सेंट पर 100. 12.476% इज द रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट. 4 का D क्या था? 1.04 बोलो यार. 1.04 इंटू 1.03 माइनस 1 0.0712 यानी 7.12%. इसका मतलब सुनना प्लीज, लिखा है कुछ नहीं है. ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट है, डिफरेंट कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट है, इनको जब मिलाते हैं एक दूसरे के साथ तो मिलाने का 2 तरीका है. एक है एडिटिव मॉडल, एक है 4 + 3 7, और एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1. क्या? फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1. रेट इंटू रेट नहीं, 4 इंटू 3 करने नहीं बोल रहा है. फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1. ठीक है? अगर ऐड कर रहे हैं आप 4 + 3 7 तो आंसर आ रहा है अप्रॉक्स. क्या आ रहा है? अप्रॉक्स. और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1 तो आंसर आ रहा है एग्जैक्ट. ठीक है ना? फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1 से एग्जैक्ट आता है, और रेट प्लस रेट करते तो क्या आता है? अप्रॉक्स. ठीक है? वैसे रीजन समझ गए क्यों फैक्टर इंटू फैक्टर? क्योंकि वो जो 5% है वो 104 पे चाहिए, 100 पे नहीं. वो जो 3% है वो 104 एंड 5% मिलाया हुआ पे चाहिए. तो पॉइंट वो है, इसके कारण से गलती हो रहा है. ठीक है? तो एग्जाम में क्या करना है सर? मैंने जैसा बोला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से जनरली सम्स डायरेक्टली आने वाला है कि नहीं? नहीं. TVM चैप्टर से सम्स नहीं आने वाला है. तब भी व्हेन यू सी द नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लासेस 3 डिवोटेड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. ओके, नंबर ऑफ क्लासेस वो 3 एकदम जरूरी है, क्विंट एसेंशियल. उसके बिना माने वी कैन नॉट ब्रीथ, बिकॉज हर चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम आएगा. तो इसका मतलब सुनना करना क्या है, ज़्यादातर प्लेसेस में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लगता है. कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव. ऐड नहीं कर सकते हो. देर आर सर्टन एक्सेप्शंस वेयर सिंप्लिसिटी इज यूज्ड एंड एडिटिव मॉडल इज डन. यानी आप क्या याद रखो, हर जगह मल्टीप्लिकेटिव, हर जगह
मल्टीप्लिकेटिव सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शंस जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ बताते रहूँगा. एक बार अपने मन में ये बैठाए क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव. इज इट ओके? ओके, प्लीज़ देखो पॉइंट नंबर 5. Sums on TVM. Sums, S-U-M-S, sums on TVM. Okay, one problems on TVM, questions on TVM. Sums on TVM require the use of interest rate factor. Require the use of interest rate factor. That is 1 plus I. Interest rate factor, that is 1 plus I. 1 plus I. Full stop. It is the future value of 1 rupee. It is the future value of 1 rupee. It is the future value of 1 rupee. Full stop. Para change. Case 1. While compounding, compounding माने पैसे को आगे भेजना कि पीछे टर्ना, आगे भेजना. While compounding, comma, we multiply with 1 plus I. We multiply with 1 plus I. Next line, that is FV equal to PV into 1 plus I to the power n. FV equal to PV into 1 plus I to the power n, which is not a formula by any stretch of imagination. पैसे को आगे भेज रहे हैं, कितना आगे, n years आगे. ठीक है. तो फिर case 2, while discounting, case 2, while discounting, comma, we divide with 1 plus I power n. While discounting, comma, we divide with 1 plus I power n. Next line, that is PV equal to FV divided by 1 plus I to the power what? N. Okay, PV is equal to FV divided by 1 plus I to the power n. तो 1 plus I हर जगह काम आएगा, उसके बिना सम्स होगा नहीं. ठीक है. पैरा चेंज. In fact, there are two models. For incorporating the various components of interest rate. There are two models for incorporating the various components of interest rate. There are two models for incorporating various components of interest rate. There are two models for incorporating the various components of interest rate. Dash. Next line, additive model. Additive model में dash देके practiced in point number 4. Practiced in point number 4. Additive model हो तो गया जो point number 4 किए थे. 4A, B, C, D में कौन सा मॉडल लगाए थे? एडिटिव. 4 + 3 7, 4 + 5 9. एडिटिव मॉडल. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल उस पर लिखना RF रियल इक्वल टू 4%. खैर वो तो था ही. RF नॉमिनल इक्वल टू, बोलो मैथ्स. 4 में 5 मिलाना है, क्या करें? 1.04 इंटू 1.05 माइनस 1 इक्वल टू 0.092 इक्वल टू 9.2%.
ओके, टोन है फैक्टर इनटू फैक्टर -1, टोन हेल्प करता है. नेक्स्ट लाइन, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट. रिस्क एडजस्टेड रियल रेट में 4 और 3 लेना है. बोलो मैथ्स. 1.04 इंटू 1.03 -1. रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, लास्ट वाला पहले कर लिए, ठीक है, ध्यान नहीं रहा मेरे को. कितना हो गया? 0.07, 0.0712 इक्वल टू 7.12%. 7.12%. रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट, तो इसमें 4, 5 और 3 तीनों आएगा. बोलो क्या? 1.04 इंटू 1.05 इंटू 1.03 -1, क्या? 12.476%. 12.476%. ठीक है, लिख देना नीचे में हिंट. नीचे में हिंट, द टोन इज, हिंट, द टोन इज फैक्टर इंटू फैक्टर -1. हेल्प करता है टोन. फैक्टर इंटू फैक्टर -1. ठीक है, ब्याज पे ब्याज लग रहा है इसलिए. फैक्टर इंटू फैक्टर -1. -1 क्यों कर रहे? ओके है, बिकॉज 1 रुपया तो प्रिंसिपल है, वो हटाएंगे तब तो ब्याज आएगा. ठीक है, एक पोइट्री कंप्लीट करना. ठीक है, किसी स्टूडेंट से कंप्लीट करवाते हो आप. लास्ट पेज पे बोलना, कंप्लीट करना प्लीज लास्ट पेज में, जिससे कि सबको सुनाई दे. मैं बोल रहा हूँ तुम उसको पूरा करना. अगर मिलाते समय ऐड करना अलाउड नहीं है तो हटाते समय डैश करना अलाउड नहीं है. मिलाते समय ऐड करना अलाउड नहीं है तो जाहिर है हटाते समय क्या करना अलाउड नहीं है? माइनस. बोल रहे मिलाते समय ऐड करना अलाउड नहीं है, इसका मतलब हटाते समय माइनस करना अलाउड नहीं है. पोइट्री का सेकंड पैरा, मिलाते समय फैक्टर इनटू फैक्टर -1 करना है. क्या करना है? फैक्टर इनटू फैक्टर. ठीक है, और 1 तो हटाना ही है, 1 पे ध्यान मत दो. हटाते समय डिवाइड, फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर -1. -1 तो होगा ही ना, बिकॉज जो आ रहा है वो 1 प्लस ब्याज आ रहा है. यानी अगर नॉमिनल रेट दिया हुआ है, कौन सा रेट, और रियल रेट पूछा, तो नॉमिनल में से इन्फ्लेशन हटाएंगे तो रियल आएगा. ये तो बैठ गया होगा. नॉमिनल है और मेरे को रियल निकालना है, तो इन्फ्लेशन हटाएंगे तो रियल आएगा. हटाने के लिए माइनस अलाउड नहीं है. हटाने के लिए क्या होगा? डिवाइड. किससे? रेट से या फैक्टर से? फैक्टर से, और फिर -1. समझ गया? लिखो. पैरा चेंज. हिंट में ही चल रहा है, हिंट में ही, सॉरी हिंट के अंदर ही. हिंट क्या लिखा? द टोन इज फैक्टर इनटू फैक्टर -1. वहीं पे सिमिलरली while removing a component, comma, the tone is, while removing a component, comma, the tone is factor divide by factor -1. Factor divide by factor -1. Example. Nominal rate 11%. Inflation 6%. Calculate real rate. तो 11 में से 6 हटाने और माइनस करना अलाउड है नहीं.
आंसर है देयरफॉर, आंसर है रियल रेट इक्वल टू 11 का फैक्टर 1.11 डिवाइड बाई 6 का फैक्टर 1.06, द होल थिंग -1. 1.11 डिवाइड बाई 1.06, होल थिंग -1. बोलो क्या? 4.71%. 4.71%. तो डिवाइड करते समय लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होता है समझने में. फिर से समझा देता हूँ. डिवाइड डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, मैंने समझने का जहाँ तक बात है ना, घुमा के समझ में आएगा. 4.71% रियल रेट है, 4.71, और 6% इन्फ्लेशन है. तो 100 रुपया पे 104.71 चाहिए, और 104.71 पे 6 और चाहिए. किस पे? 104.71 पे 6 और चाहिए. समझ गया? तो 104.71 पे जब 6% ऐड करेंगे तो बन जाता है 111. यू कैन चेक कैलसी. 104.71 इंटू 1.06, 104.71 इंटू 1.06, 104.71 इंटू 1.06 इज इक्वल टू व्हाट? 111. ठीक है. तो जो 11% था उस वो कैसे आया था? वो 1.06 से मल्टीप्लाई होके आया था ना, तो वापस से हटाना पड़ेगा, तो रिवर्स डिवाइड तो करना पड़ेगा कि 11 आया कैसे था सर? वो तो मल्टीप्लाई करके आया था, तो वापस से उससे डिवाइड करेंगे तो रिवर्स आएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल. रिस्क एडजस्टेड रेट 14%. रिस्क एडजस्टेड रेट 14%. रिस्क प्रीमियम 5%. फाइंड RF. फाइंड RF. तो जाहिर है 14 में से 5 हटाएंगे तब तो रिस्क फ्री रेट आएगा. 14 में रिस्क मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है, पर मिला हुआ कैसे? ऐड होके कि मल्टीप्लाई होके? मल्टीप्लाई होके, तो डिवाइड करना पड़ेगा. सॉल्यूशन है RF इज इक्वल टू 1.14 डिवाइड बाय 1.05 -1. 1.14 डिवाइड बाय 1.05 होल थिंग -1. क्या? 8.57%. ठीक है. ये वाला जो बता पाया वो एकदम पूरा का पूरा क्लास में समझ गया है. ठीक है. तो एग्जाम्पल. रिस्क एडजस्टेड रियल रेट 10%. इन्फ्लेशन 2%. रिस्क प्रीमियम 3%. कैलकुलेट रिस्क फ्री नॉमिनल रेट. हड़बड़ी मत करना, सोच के. रिस्क फ्री नॉमिनल रेट. पहले हिंदी में सोच लो कि 10% क्या है, उसमें क्या हटाना है, क्या मिलाना है, जो भी करना है. उसके बाद मैथ सोचना कि जिसको हटाना है अगर तो डिवाइड करके हटाना है, जिसको मिलाना है तो मल्टीप्लाई करके मिलाना है. मैथ्स बाद में सोचना, पहले थियोरी वाइज क्लियर कर लो. क्वेश्चन क्या निकालना है ठीक से पढ़ लेना. एडवाइस है, पहले थियोरी वाइज सोच लो कि 10 में से 2 मिलाना है या 2 हटाना है, और 10 में से 3 मिलाना है या 3 हटाना है. पहले वो क्लियर कर लो मन में. फिर हटाना मिलाना तो तुम कर ही लेगा. हटाना है तो डिवाइड कर दो फैक्टर से, मिलाना है तो मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर में. वो तो देख लेते हैं. हो सकता है, देख लेते हैं. आई थिंक भोजन ठीक से सोच रहा नहीं है, ध्यान दो.
रिस्क एडजस्टेड रेट है और रिस्क फ्री रेट निकालना है, तो रिस्क एडजस्टेड में से रिस्क प्रीमियम हटाना पड़ेगा ना। तो 10 में से 3 हटेगा, 10 में से 3 हटेगा, तभी तो रिस्क फ्री होगा। और ये रियल रेट है, इसको नॉमिनल करना है, रियल को नॉमिनल, तो 2% क्या करना है, मिलाना है, 2% मिलाना है। तो 3 हटाना है, 2 मिलाना है, 3 हटाना है, 2 मिलाना है। हटाते कैसे है, डिवाइड करके। ऊपर तो 1.1, नीचे में डिवाइड बाय 1.03, ऊपर है मल्टीप्लाइड बाय 1.02, होल थिंग -1। ओके, 10 में से 3 हटाना था तो रिस्क फ्री हो गया, बट सर उसको नॉमिनल करना था तो इन्फ्लेशन मिलाना पड़ेगा, तो इंटू 1.02, होल थिंग -1। क्या आंसर? 8.93%। 8.93%। ठीक है, क्या बात हुआ, एग्जाम में अपने को ऐसा सम तो आता नहीं। पहला बात है, ये जो सम कर रहे वो आता नहीं है। ये थोड़ी बोलेगा रिस्क फ्री रियल रेट बताओ, नॉमिनल रेट क्या, ऐसे नहीं आते। ये काम आएगा बड़े सम्स में, एप्लीकेटिव है सारा। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली अपने को कौन सा मॉडल यूज़ करना है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव? मल्टीप्लिकेटिव, यही वाला। ठीक है, 1-2 जगह पे एडिटिव मॉडल यूज़ करते हैं, वो एक्सेप्शंस है, वो वही बताना पड़ेगा, लिख देना। नोट, you are supposed to use multiplicative model. 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 Except in 2 or 3 places. Except in 2 or 3 places. Which will be communicated to you, which will be communicated to you in those topics, which will be communicated to you in those topics, which will be communicated to you in those topics, in those topics. ठीक है, तो इसका मतलब आज के पूरे क्लास में जो सॉलिड मैथ्स हुआ जरा सा, वो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला हुआ, उसके अलावा कोई मैथ्स वाला पार्ट तो हुआ ही नहीं। ठीक है, और एक मिनट ध्यान रहे, रीज़न का जो तुम सोच रहे हो, ये मल्टीप्लाई डिवाइड का नहीं समझे। मल्टीप्लाई समझ पाएगा, डिवाइड डिफिकल्ट है समझना। डिवाइड का तो रीज़न क्या है, सिंस वो मल्टीप्लाई होके आया था इसलिए डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का डायरेक्ट रीज़न देना डिफिकल्ट। मल्टीप्लाई का रीज़न ईजी है, 100 के बदले 104 चाहिए था, फिर 5% इन्फ्लेशन किस पे चाहिए, 104 पे। तो वो इफेक्ट लाने के लिए वी हैव टू डू 1.04 इंटू 1.05, तो उसका रीज़न दे सकते हैं। तुम डिवाइड का पूछोगे कि सर वो डिवाइड क्यों हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज जो दिया हुआ है वो तो मल्टीप्लाई होके आया है ना, तो वापस से रिवर्स प्रोसेस मारेंगे तभी तो हटेगा। ठीक है, डिवाइड का डायरेक्ट रीज़न नहीं दे पाएंगे। इज इट ओके? तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, एडिटिव मॉडल एज वेल एज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। करेक्ट? ओके, ठीक है, we'll end it over here and remember that ये वाला स्टफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला स्टफ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अपने आज उतना कुछ किए ही नहीं है कि मैं ज़रा सा भी क्वेश्चन पे जा पाऊँ। ठीक है, पर आप लोग को एक बार ये रिवाइज करके केवल आना है। ठीक है, क्लास जब चालू होगा नेक्स्ट, तो सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेटिव और डिवाइजन मॉडल का दूंगा, उससे सबको क्लियर हो जाएगा कि यार तुम्हारा रिदम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है।